सड़कों पर गुस्सा है, संस्थानों पर हमले हो रहे हैं और एक सवाल है जो हर तरफ गूंज रहा है, आखिर नेपाल में हो क्या रहा है? चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हाल में हुए इन विरोध प्रदर्शनों को एक नाम दिया गया है, जेन जी बनाम नेपो किड्स। अब ये नेपो किड्स कौन है? ये वो एलीट क्लास हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें सत्ता और मौके सब विरासत में मिले हैं। ये नारा असल में नेपाल के आम नौजवानों और इस ताकतवर तबके के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। ये एक पूरी पीढ़ी के गुस्से की कहानी है। कहानी शुरू तो हुई थी एक शांतिपूर्ण विरोध से, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ। लेकिन अगले ही दिन ये विरोध हिंसक हो गया। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बड़े संस्थान को निशाना बनाया गया। पर ये हिंसा, ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का। इसके पीछे दशकों की निराशा छिपी हुई है। तो चलिए इस हिंसा की जड़ तक पहुंचते हैं। इसकी जड़ें नेपाल के युवाओं के मन में दबे हुए गहरे गुस्से में हैं। ये सिर्फ कुछ नीतियों का विरोध नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम के खिलाफ निराशा की चीख है। तो सवाल यही है कि ये गुस्सा आखिर आ कहाँ से रहा है? जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, उसके अलावा इसकी जड़ें देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में बहुत बहुत गहरी हैं। नेपाल की समस्याओं के नींव उसकी राजनीतिक अस्थिरता में छिपी है। और ये कोई मामूली अस्थिरता नहीं है, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1990 में लोकतंत्र बनने के बाद से नेपाल में 30 बार नेतृत्व बदला है। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 बार। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि औसतन नेपाल में कोई भी सरकार सिर्फ 14 महीने ही टिक पाती है। देश के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, आंकड़े भी यही बात साबित करते हैं। अगर हम उन देशों को छोड़ दें जहां कानूनी तौर पर जल्दी नेतृत्व बदलना जरूरी है, तो नेपाल दुनिया का सबसे अस्थिर लोकतंत्र बन जाता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। अब देखिए, जब राजनीति इतनी अस्थिर हो तो इसका सीधा असर तो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही। और इस डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार कौन है? देश का युवा। ये आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बताते हैं। जहां नेपाल की कुल बेरोजगारी दर 12.5% है, वहीं 15 से 24 साल के युवाओं के लिए ये आंकड़ा लगभग 2 गुना होकर 23% पर पहुंच जाता है। मतलब देश का हर चौथा युवा बेरोजगार है। और ये असमानता कई परतों में दिखती है। सबसे गरीब परिवारों में बेरोजगारी दर अमीरों की तुलना में 2 गुनी है। वहीं कम पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी पाना डिग्री धारकों से 3 गुना ज्यादा मुश्किल है। ये एक ऐसा चक्र है जहां मौकों की कमी के कारण कई युवा अब नौकरी ढूंढने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। तो जब घर में अवसर ना हो तो लोग क्या करते हैं? वे घर छोड़ देते हैं। यही आर्थिक निराशा नेपाल के युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बनी है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। नेपाल में हर 4 में से 1 पुरुष अपने घर से अनुपस्थित है और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेश में काम कर रहा है। इस बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन ने देश की पारिवारिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सोचिए, 1995 में जहां सिर्फ 23% परिवारों को विदेश से पैसा मिलता था, आज ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 77% हो गया है। और सिर्फ पलायन ही नहीं, पलायन का तरीका भी बदल गया है। पहले लोग या तो देश के भीतर ही काम ढूंढते थे या फिर पड़ोसी देश भारत जाते थे। आज लगभग 50% पैसा भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों से आता है। नेपाली कामगार अब सिर्फ भारत नहीं, बल्कि कतर, सऊदी अरब, मलेशिया और यूएई जैसे देशों में जाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, राजनीतिक और आर्थिक धागों को एक साथ बुनकर ये समझते हैं कि नेपाल के संकट की असली तस्वीर आखिर है क्या। तो पूरी बात ये है, एक तरफ नेपाल दुनिया का सबसे अस्थिर लोकतंत्र है, दूसरी तरफ ये अपनी अर्थव्यवस्था के लिए विदेश से भेजे गए पैसे पर दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा निर्भर देश है। ये 2 अलग अलग तथ्य नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सालों की राजनीतिक अस्थिरता ने ऐसी नीतियां बनने ही नहीं दी जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके और देश में ही नौकरियां पैदा कर सकें। नतीजा, नागरिकों,
खासकर युवाओं को काम के लिए विदेश जाने पर मजबूर होना पड़ा। और सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो इसी मजबूरी और निराशा का नतीजा है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब किसी देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उसके अपने ही लोग हों, तो उस देश का भविष्य क्या है?